तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ना सीक्वेंस इम्पीडेंसेस। और जब सीक्वेंस इम्पीडेंसेस की बात कर रहे थे तो सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज सिमिलरली, या फिर एक तरीके से यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ V0, V1 एंड V2, देन I0, I1 and I2. So a position offered in the flow of zero sequence current, that will be zero sequence impedance. So Z0 will be equal to V0 upon I1. Oh, sorry, I0. Similarly, Z1 will be equal to V1 upon I1 and Z2 will be equal to V2 upon I2. तो इसको हम कहेंगे जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। और इनको हम ये मान के चलते हैं कि ये जो कंडीशन है ये एज्यूम्ड कंडीशन है, एजम्पशन है, क्योंकि जब भी बैलेंस कंडीशंस के बाद जब अनबैलेंस कंडीशन होगी तो उस टाइम पर इन अनबैलेंस कंडीशन ये थ्री सीक्वेंस कंपोनेंट्स आर इंजेक्टेड। हम ये मान के चलते हैं, उससे पहले ये नहीं एग्जिस्ट करते। जैसे ही अनबैलेंस कंडीशन या फॉल्ट कंडीशन होती है उस टाइम पर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो तीन सीक्वेंस कंपोनेंट हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, एजम्पशन है, एज्यूम्ड है। ये किस लिए मानते हैं, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान करना है। सिंप्लीफिकेशन पर्पज से हम इसको एजम्पशन के तौर पर मान लेते हैं। और ये मानते हैं कि जो पॉजिटिव वो सीक्वेंस करंट है या पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है, ये दोनों केवल और केवल इनका जो मतलब है वो केवल और केवल पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है। इन्हें ये जीरो सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, जीरो सीक्वेंस का केवल जीरो सीक्वेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस का पॉजिटिव सीक्वेंस है और नेगेटिव का नेगेटिव है, यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। पॉजिटिव का नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, नेगेटिव का जीरो से, और या फिर इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये मानते हुए हम पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी कंडीशन में, और यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं सीक्वेंस इम्पीडेंसेस। अब तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सीक्वेंस impedance of transmission line। सीक्वेंस impedance of ट्रांसमिशन लाइन। जब ट्रांसमिशन लाइन का सीक्वेंस इंपीडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने ट्रांसमिशन लाइन को माना अभी कि ये क्या है, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन में या एक तरीके से ये मान लिया कि थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है और जिसका जो पर फेज इंपीडेंस है वो इक्वल है। तो ये एक फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, और सिमिलरली ये तीसरा फेज हो गया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। और इन तीनों का जो सेल्फ इंपीडेंस है दैट इज ZS। ये ZS, ये फेज A है तो इसके थ्रू जो करंट हमने मान लिया दैट इज IA। ये B मान लेते हैं इसको तो IB। ये करंट इस फेज के थ्रू फिर क्या हो जाएगा, IC। अब यहां पर क्योंकि ये सारा का सारा जो है ना एक न्यूट्रल के थ्रू आना है वापस, तो यहाँ इसके रिसीविंग एंड पर भी क्या होगा, ये सब यहाँ रिसीव होंगे और रिसीव होने के बाद न्यूट्रल में जो न्यूट्रल का इंपीडेंस है दैट
इज एज्यूम्ड एज Zn। यहां से सारा का सारा करंट, तीनों फेज का जो करंट है वो इस न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न हुआ, तो ये In, दिस In विल बी इक्वल टू Ia प्लस Ib प्लस Ic। और ये किस तरीके से, क्योंकि ये न्यूट्रल है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो करंट वोल्टेज है, जो ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज विल बी Vc डैश रिसीविंग एंड पर, और सेंडिंग एंड पर ये जो वोल्टेज है ये क्या होगा, Vc। सिमिलरली ये B है, तो यहां से यहां तक का जो वोल्टेज है, दिस विल बी Vb सेंडिंग एंड वोल्टेज, और जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है दैट विल बी Vb डैश। और ये यहां से यहां तक का जो ये वोल्टेज है, दिस विल बी Vc डैश, क्योंकि रिसीविंग एंड है, और सेंडिंग एंड का जो ये वोल्टेज है, दिस विल बी Vc। तो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, VA VB, ये VA VB VC, ये कौन सा हो गया आपके, सॉरी VA है, A फेज है ना, तो ये VA डैश और ये VA। इन तीनों फेज के जो करंट थे वो करंट न्यूट्रल से वापस होके आ गए, तो जो न्यूट्रल से जब ये रिटर्न हुए तो इनका जो करंट है दैट विल बी In विल बी इक्वल टू Ia प्लस Ib प्लस Ic। अब ये Zs जो हमने माना सेल्फ इम्पीडेंस, अगर मैं यहाँ पे ये मानूं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है इनके बीच का अगर कोई म्यूचुअल इम्पीडेंस भी है, तो इसके इसके बीच का भी म्यूचुअल इम्पीडेंस होना चाहिए, तो ये म्यूचुअल इम्पीडेंस होगा Zm। सिमिलरली इस फेज B के और C के बीच का भी म्यूचुअल इम्पीडेंस होना चाहिए, ये होगा Zm। और फेज A और C के बीच का भी एक म्यूचुअल इम्पीडेंस होना चाहिए, Zm। इतने एजम्पशंस में किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी यहां तक? आगे बढ़े। जी सर। तो आगे बढ़ने के लिए अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ KVL। KVL जब मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, VA, पहले फेज A कंसिडर कर रहा हूँ, फेज A के लिए VA माइनस VA डैश, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये किसके बराबर होगा, पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप, तो दिस विल बी इक्वल टू IA फेज में करंट, फेज A में करंट कितना है IA, और फेज A का इंपीडेंस कितना है ZS प्लस, दूसरा इंपीडेंस कौन सा है यहाँ पर, ये म्यूचुअल इंपीडेंस Zm, बट ये करंट कौन सा फ्लो हो रहा है यहाँ IB, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा IB इंटू Zm प्लस IC इंटू Zm प्लस ये न्यूट्रल वाला भी तो आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू Zn IA प्लस IB प्लस IC। इस इक्वेशन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं है सर। नाउ कंसिडर फेज, तो अब फेज B के लिए बताना क्या होगा, VB माइनस VB डैश, दिस विल बी इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा IA के बाद Zm प्लस IB, इसके साथ क्या आएगा ZS प्लस IC, इसके साथ क्या आएगा Zm, और प्लस ये वही रहेगा Zn IA प्लस IB प्लस IC। सिमिलरली VC के लिए, फेज C के लिए VC माइनस VC डैश, दिस विल बी इक्वल टू IA Zm प्लस, अब IB Zm, क्योंकि यहाँ पर जो
इम्पैक्ट आएगा ये म्यूचुअल इंपीडेंस का है, सेल्फ का नहीं। प्लस सेल्फ कौन सा है, IC, इसके साथ ये क्या आएगा, ZS, और यहाँ पर आएगा ये ZN IA प्लस IB प्लस IC। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं इन तीनों इक्वेशंस को, तो तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने में ये होगा VA माइनस VA डैश, दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं IA वाला टर्म कॉमन लेता हूं तो ये क्या होगा, ZS प्लस ZN IA प्लस यहां पर क्या आएगा, ये ZM प्लस ZN IB, ZM प्लस ZN IB प्लस ये क्या होगा, ZM प्लस ZN IC। यही होगा। सिमिलरली VB माइनस VB डैश, यहाँ पर ये जो ZS है ये क्या है, सेल्फ इम्पीडेंस, और ZM क्या है, म्यूचुअल इम्पीडेंस, और ZN क्या है, न्यूट्रल को जिस इम्पीडेंस से ग्राउंड किया है। तो VB माइनस VB डैश किया, तो अब VB के लिए इसको सॉल्व करोगे तो IA के लिए क्या आएगा, ZM प्लस ZN। तो ये जो पहले ZS प्लस ZN आ रहा था, अब क्या आएगा यहाँ पर, ZM प्लस ZN IA प्लस IB के लिए क्या आएगा, ये ZS है और ये ZN है, तो ZS प्लस ZN मीन सेल्फ इम्पीडेंस प्लस जो न्यूट्रल को जिससे ग्राउंड किया है वो IB प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये IC के लिए ZM प्लस ZN, ZM प्लस ZN IC। VC माइनस VC डैश, दिस विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पर IA है, IA के साथ यहाँ पर क्या है ZM, यहाँ पर क्या है ZN, तो ZM प्लस ZN IA प्लस IB के लिए जब देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ZM प्लस ZN, तो ZM प्लस ZN IB प्लस यहाँ पर आएगा ये ZS प्लस ZN IC। इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं मैं, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं, VA VB VC ये होगा VA VB VC माइनस VA डैश VB डैश VC डैश, दिस विल बी इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है यहां पर क्या आएगा, ZS प्लस ZN, ये आएगा ZM प्लस ZN, फिर क्या आएगा ZM प्लस ZN, यहां पर क्या आएगा, ये ZM प्लस ZN, ये होगा ZS प्लस ZN, और ये होगा ZM प्लस ZN, यहाँ पर आएगा ZM प्लस ZN, ये भी होगा ZM प्लस ZN, और ये होगा ZS प्लस ZN, और ये होगा IA IB IC। इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, VABC माइनस V डैश ABC, दिस विल बी इक्वल टू ZABC मल्टीप्लाइड बाई IABC। तो एक्चुअली ये ZABC यानी तीनों फेज का सेल्फ एंड म्यूचुअल इम्पीडेंस है, बट ये अभी हमने जो बैलेंस कंडीशन, यानी ये कहें कि हमने ये फेज है, फेज कंपोनेंट है, सीक्वेंस कंपोनेंट अभी नहीं निकाले हैं इस इम्पीडेंस के। तो सीक्वेंस कंपोनेंट निकालना है तो मैं VABC
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये इसको जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के टर्म में, जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस के टर्म्स में, तो ए V012 माइनस ए V-012, दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं अभी ZABC ही लिखूंगा क्योंकि यही तो हमें कैलकुलेट करना है। हमें एक सीक्वेंस कंपोनेंट किसके निकालने थे, या सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन निकालना था, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ZABC, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, AI012। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहाँ पर A इनवर्स का मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। तो जब A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, V012 माइनस A नहीं रहेगा, A इनवर्स तो हमने हटा दिया, ये A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके, तो V-012, दिस विल बी इक्वल टू A इनवर्स ZABC AI012। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू V012 minus V-012, this will be equal to Z012 I012। अब ये जो Z012 है, ये एक्चुअली क्या है, ये टर्म, दिस टर्म इज रिप्लेस्ड बाय Z012। तो हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, क्योंकि हमें ये जो ना सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन निकालना है, तो Z012 ही कैलकुलेट करना है। अब Z012 will be equal to A inverse ZABC and A। तो ये टर्म इसके आगे अब हमें कैलकुलेट करना है। तो Z012 this will be equal to A inverse। A inverse की वैल्यू क्या होती थी, 1/3 और 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, ये इनवर्स हो गया। और दूसरा क्या है, ZABC। ZABC की वैल्यू अभी ऊपर क्या लिखी थी हमने, ZS प्लस ZN, ZM प्लस ZN, ZM प्लस ZN, ZM प्लस ZN, ZS प्लस ZN, ZM प्लस ZN, ZM प्लस ZN, ZM प्लस ZN, ZS प्लस ZN। ये ZABC हो गया, और इसके बाद इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, A। तो A की वैल्यू होती है 1 1 1 1 1, और यहाँ पर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, अल्फा, और ये होगा अल्फा, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सपोज कीजिए कि इस टर्म को पहले सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर लूं। तो मैंने यहां अभी मान लिया कि ये जो टर्म है ये है 1 और ये हो गया 2, तो मैं सेकंड टर्म को पहले सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड विल बी इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके हमें ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये पहले रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, तो दिस विल बी इक्वल टू ZS प्लस ZN प्लस इसका क्या होगा, ये ZM प्लस ZN प्लस ZM प्लस ZN। तो ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, इस रो को हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या होगा, इस रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, ZS प्लस ZN प्लस अल्फा स्क्वायर ZM प्लस ZN प्लस
अल्फा ZM प्लस ZN, और फिर क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू ZS प्लस ZN एंड प्लस अल्फा ZM प्लस ZN प्लस अल्फा स्क्वायर ZM प्लस ZN। आप क्या करेंगे, अभी हमने किसको किया था, इस रो को मल्टीप्लाई किया था, अब मैं किसको करूंगा, इसको। तो सबसे पहले यहां पर तो क्या आ जाएगा, ये ZM प्लस ZN प्लस ZS प्लस ZN प्लस ZM प्लस ZN। फिर से इसको अब मैं करूंगा इस रो को इस कॉलम से, तो ZM प्लस ZN प्लस ये अल्फा स्क्वायर ZS प्लस ZN प्लस अल्फा इंटू ZM प्लस ZN। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा ZM प्लस ZN प्लस अल्फा ZS प्लस ZN प्लस अल्फा स्क्वायर ZM प्लस ZN। अब किसको करूंगा मैं, इस तीसरे वाले को, तो ये होगा आपका ZM प्लस ZN प्लस ZM प्लस ZN प्लस ZS प्लस ZN, फिर ZM प्लस ZN प्लस अल्फा स्क्वायर ZM प्लस ZN प्लस अल्फा ZS प्लस ZN। यहाँ पर आएगा ZM प्लस ZN प्लस अल्फा ZM प्लस ZN प्लस अल्फा स्क्वायर ZS प्लस ZN विल बी इक्वल टू, यहां से अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या होगा, ZS तो एक है, ZS प्लस ZM कितने हैं, 2 ZM प्लस 3 ZN, यही होगा। अब इसके बाद जब हम यहां बढ़ते हैं आगे, तो ये ZS तो यही रहा प्लस ZN, इसको भी हमने यही लिख लिया। अब देखो ये कितना है, ZN प्लस ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर ZM प्लस अल्फा स्क्वायर ZN प्लस अल्फा ZM प्लस अल्फा ZN, ये कितना हो जाएगा, ZS प्लस ZN प्लस अल्फा ZM प्लस अल्फा ZN प्लस अल्फा स्क्वायर ZM प्लस अल्फा स्क्वायर ZN। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ये तो सेम आएगा, ZS प्लस 2 ZM प्लस 3 ZN, ये यहाँ भी वही आ जाएगा, ZS प्लस 2 ZM प्लस 3 ZN। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा, ZM प्लस ZN प्लस अल्फा स्क्वायर ZS प्लस अल्फा स्क्वायर ZN प्लस अल्फा ZM प्लस अल्फा ZN, this will be equal to ZM plus ZN plus alpha ZS plus alpha ZN plus
अल्फा स्क्वायर जेड एम प्लस अल्फा स्क्वायर जेड एन। ऐसे सॉल्व करेंगे तो जेड एम प्लस जेड एन प्लस अल्फा स्क्वायर जेड एम प्लस अल्फा स्क्वायर जेड एन प्लस अल्फा जेड एस प्लस अल्फा जेड एन. This will be equal to zm plus zn plus alpha zm plus alpha zn plus alpha square zs plus alpha square zn. अब देखना ये टर्म तो क्लियर है, इसमें देखिए जहां जहां ये देखो zn अल्फा स्क्वायर zn एंड अल्फा zn, तो इसमें से अगर आपने zn कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये तीनों कट गए, 0 हो जाएंगे. ऐसे ही इसमें यहाँ पर देखिए ये है अल्फा, ये zn अल्फा zn और अल्फा स्क्वायर zn, ये टर्म भी क्या हो गया 0. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो zn अल्फा स्क्वायर zn और अल्फा zn ये 0. यहाँ पर देखोगे zn अल्फा zn और अल्फा स्क्वायर zn ये 0. यहाँ पर zn अल्फा zn अल्फा स्क्वायर zn ये 0. ये zn ये अल्फा स्क्वायर zn और ये अल्फा zn ये टर्म क्या हो गए 0. जब ये 0 हो गए, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 1 और 2 दोनों को कंबाइंड करके लिख लेता हूँ. ठीक है, जो 1 और 2 हमने ऊपर सेपरेट किए थे, तो 1 क्या था, मैं सीधे Z12 ही लिखता हूँ. तो Z012 दिस विल बी इक्वल टू 1/3. जो इनवर्स में ये लिखा था हमने 1 1 1 और 1 अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा एंड मल्टीप्लाइड बाय ZS प्लस 2 ZM प्लस 3 ZN ZS प्लस 2 ZM प्लस 3 ZN ZS प्लस 2 ZM प्लस 3 ZN. यहाँ से क्या क्या बच रहा है ZS प्लस ये क्या बच रहा है अल्फा स्क्वायर ZM एंड अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ZM. यहाँ से क्या बच रहा है ZM प्लस नहीं ये क्या है, यहाँ पर आ रहा है ये अल्फा स्क्वायर ZS है ZM प्लस अल्फा ZM. इसको मैं इस तरीके से लिख लूं, अगर मैं ZM को अगर बाहर ले लूं तो 1 प्लस अल्फा ZM और प्लस अल्फा स्क्वायर ZS, और यहाँ पर क्या आएगा ZM फिर से मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ZM प्लस अल्फा ZS. यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा ये ZS और ये अल्फा ZM और अल्फा स्क्वायर ZM ZS प्लस अल्फा स्क्वायर ZM. यहाँ पर क्या आएगा ZM 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हमने कॉमन लिया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ZM प्लस अल्फा ZS, और यहाँ पर ZM इसमें से मैंने ZM कॉमन ले लिया तो 1 प्लस
अल्फा जेड एम प्लस अल्फा स्क्वायर जेड एस। अब मैं दोबारा से अगर रिलेशन याद करूं तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो इससे मैं क्या और निकाल सकता हूं कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा। तो ये जो रिलेशन है, इन रिलेशन को मैं इसमें अगर पुट करूं तो Z012 this will be equal to 1/3 1 1 1 this is 1 1 alpha square alpha this will be equal to ZS plus 2ZM plus 3ZN ZS plus 2ZM plus 3ZN ZS plus 2ZM plus 3ZN। अब इस वाले यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये ZS प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है -1, so this will be equal to ZS minus ZM। then 1 प्लस, अच्छा एक और चीज 1 प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू, और अगर मैं इसी को और सॉल्व करूं तो 1 प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। तो 1 प्लस अल्फा ये है, तो मैं यहाँ क्या लिखूं अल्फा स्क्वायर ये जेड माइनस प्लस अल्फा जेड एस माइनस जेड एम। यहाँ पर ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा, तो ये अल्फा मैं बाहर लिखूंगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो दिस विल बी जेड एस माइनस जेड एम अपॉन ये जो वैल्यू है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा यहाँ आपने रखा तो जेड एस ये अल्फा जेड एस माइनस जेड एम, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ माइनस अल्फा स्क्वायर जेड एम हुआ, तो अल्फा स्क्वायर जेड एस माइनस जेड एम। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए दिस विल बी इक्वल टू 1/3, पहले तो इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा सीधा, मैं इसको लिख दूं 3ZS प्लस 6ZM प्लस 9ZN लिख सकता हूं, सीधा लिख दूं। यस सर। 3ZS प्लस 6ZM प्लस 9ZN। अब क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा ZS माइनस ZM प्लस अल्फा स्क्वायर ZS माइनस ZM प्लस अल्फा ZS माइनस ZM। ये क्या होगा ZS माइनस ZM प्लस अल्फा ZS माइनस ZM प्लस अल्फा स्क्वायर ZS माइनस ZM। अब क्या करूंगा मैं,
ये रो और ये रो है और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो यहां में सीधा इसकी बजाय जो मैंने ये लिखा, इसकी बजाय मैं क्या लिख सकता था यहाँ पर कि ZS प्लस 2ZM प्लस 3ZN और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये सीधा लिख सकता था ना, क्योंकि ये मैं क्या करूंगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस 1 मल्टीप्लाइड बाई ZS प्लस 2ZM प्लस 3ZN, फिर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई दिस ZS प्लस 2ZM प्लस 3ZN, फिर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ZS प्लस 2ZM प्लस 3ZN, ये तो क्या आ जाता है, ये 1 अल्फा स्क्वायर है ना, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करता है और इसका इससे मल्टीप्लाई करता है, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाता और ये कॉमन आ जाता। ठीक है, ये कर लोगे या फिर और करूं अभी? अगर कहो तो आगे सॉल्व करके बताऊं या फिर जो है ना आप लोग कर लोगे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हेलो, हाँ जी सर। कर लोगे या करके बता दूं? सर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो करना है। हाँ, हाँ तो कर लेंगे ये। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, जिससे आपको चेक हो जाएगा ये। अब चेक क्या है, देखो एक और चीज देखो, यहाँ पर यहाँ ZS प्लस 2ZM प्लस 3ZN 1 प्लस अल्फा स्क्वायर किया, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर इससे ZS माइनस ZM, ZS से माइनस ZM, ZS माइनस ZM कॉमन लोगे तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से ZS माइनस ZM, ZS माइनस ZM और ZS माइनस ZM कॉमन लोगे तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। फिर एक टर्म बचेगा आपका केवल यहाँ पर ZS माइनस ZM और एक बचेगा यहाँ ZS माइनस ZM, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो और 3 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू, ये अलाउ सॉल्व भी पता नहीं कितने लोग करोगे तुम उसमें से, ये भी प्रॉब्लम है ना, तो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, तो 5-7 मिनट लगेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ZS माइनस ZM, अब मैं अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा क्यूब ZS माइनस ZM, और ये क्या है, अल्फा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, इस अल्फा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब ZS माइनस ZM। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ देखिए ये 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ZS माइनस ZM, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर ZS माइनस, नहीं सॉरी, इसको ये है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा क्यूब ZS माइनस ZM, और इसको इससे किया तो अल्फा स्क्वायर ZS माइनस ZM, और इसके बाद इस अल्फा को इस अल्फा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस अल्फा टू द पावर 4 ZS माइनस
ZM। अब फिर से यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो यहाँ अगेन फिर यही आएगा ZS प्लस 2ZM प्लस 3ZN ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किया अब मैंने अगर इससे, तो यहाँ क्या आएगा ZS माइनस ZM, फिर अल्फा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस, तो अल्फा टू द पावर 4 ZS माइनस ZM, और इसके बाद अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस अल्फा स्क्वायर ZS माइनस ZM। अब इससे करूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो 1 को इससे किया तो ZS माइनस ZM प्लस अल्फा क्यूब ZS माइनस ZM। अल्फा क्यूब क्यों? क्योंकि इस अल्फा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस अल्फा क्यूब ZS माइनस ZM। तो ये पूरा यहाँ तक आया। अब देखो इसमें ये 0 है, ये 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसमें से ZS माइनस ZM अगर कॉमन लोगे तो ये यहाँ पर ये 1 है, ये अल्फा क्यूब है, ये भी 1 हो जाएगा, ये अल्फा क्यूब है, ये भी 1 हो जाएगा। तो ZS माइनस ZM, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं फर्दर तो 1/3 3ZS प्लस 6ZM प्लस 9ZN, ये वैल्यू क्या हो गई 0, ये वैल्यू क्या हो गई 0, ये वैल्यू क्या हो गई 0, ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई 0। इसको लिखूंगा मैं 3ZS माइनस ZM। यहाँ पर देखिए ZS माइनस ZM अगर आपने कॉमन लिया और अल्फा टू द पावर 4 है, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा, क्योंकि अल्फा टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू अल्फा टू द पावर 3 इंटू अल्फा। अल्फा टू द पावर 3 1, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये भी टर्म क्या हो गया 0। फिर और जब इसमें आए तो यहाँ पर भी ये जो अल्फा टू द पावर 4 है, ये क्या हो जाएगा अल्फा टू द क्यूब मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, तो अल्फा क्यूब 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, एंड ZS माइनस ZM आपने कॉमन ले लिया, सो दिस टर्म विल बी 0। और यहाँ पे अल्फा क्यूब 1, तो ZS प्लस ZS यानी दिस विल बी इक्वल टू 3ZS माइनस ZM। तो इसको जब कंप्लीटली इसको सॉल्व करोगे, 3 से आप डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा ZS प्लस 2ZM प्लस 3ZN, ये ZN था एक्चुअली, 0 0 फिर 0 ZS माइनस ZM 0 0 0 ZS माइनस ZM। तो जो सीक्वेंस इम्पीडेंसेस निकाले हमने किसके, ट्रांसमिशन लाइन के, तो वो ये है Z0 1 2 विल बी इक्वल टू। अब इसमें देखेंगे तो ये जो है इसको हम और जो है ना किस तरीके से लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू Z0 0 0 0 Z1 0 0 0 Z2, जहां पर Z0 जो है ये है 0 सीक्वेंस इम्पीडेंस, Z1 जो है ये है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, एंड Z2 जो है ये नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। तो एक ट्रांसमिशन लाइन जिसमें जो है ना जिसका सेल्फ इम्पीडेंस ZS है, म्यूचुअल इम्पीडेंस ZM है, और न्यूट्रल जिसके थ्रू रिटर्न पाथ प्रोवाइड हो रहा है ना, अगर वो इम्पीडेंस न्यूट्रल इम्पीडेंस ZN है,
तो उनके जो भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंसेस हैं वो ये ZS प्लस ZM 2ZM प्लस 3ZN, ये हो गया 0, ZS माइनस ZM हो गया पॉजिटिव एंड ZS माइनस ZM हो गया नेगेटिव। अब इससे आप क्या कंक्लूड करते हो कि पॉजिटिव ये Z1 इज इक्वल टू Z2 है। अब ये Z1 इज इक्वल टू Z2 क्यों होगा? क्योंकि जो वेव सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक ट्रेवल कर रही है तो उसको जो इस डायरेक्शन में जो इम्पीडेंस मिलेगा, रिवर्स डायरेक्शन में भी तो उतना ही इम्पीडेंस मिलेगा। इसलिए जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंसेस हैं ये इक्वल है। दूसरी चीज, अगर इसमें से आप म्यूचुअल जो है ना इम्पीडेंस मींस ये ZM और ZN अगर हटा देते हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस तीनों ही क्या होंगे? इसके सेल्फ इम्पीडेंस के बराबर होंगे। तो एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपने जो है ना ट्रांसमिशन लाइन के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस डिराइव कर लिए। अगर हम पूरा मॉडल इसका अगर अब लिखें तो ये हमने किसी एक फेज के लिए हमने लिखेंगे VA0, VA1, VA2। ये अब मैं किसके टर्म्स में लिख रहा हूँ? जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस के टर्म्स में और किसी एक फेज के लिए। तो V'A0, ये V'A1, V'A2, this will be equal to Z0 0 0 0, Z1 0 0 0, Z2, and this will be multiplied by IA0, IA1 and IA2। अगेन फोकस इस बात पर है कि ये पर फेज एनालिसिस है, इसलिए पर फेज एनालिसिस की वजह से हमने इसको किसके टर्म्स में लिखा है? IA1, IA2, IA0 के टर्म्स में। तो ये पूरा का पूरा जो हमने डिराइव किया, ये किसके लिए डिराइव किया है? एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखता हूं तो VA0 माइनस V'A0, this will be equal to IA0 Z0। Similarly, VA1 minus V'(A1), this will be equal to IA1 Z1। VA2 minus V'(A2), this will be equal to IA2 Z2। अगर इनके इक्विवेलेंट सर्किट बनाने हैं, जो है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट, तो अगर नेगेटिव के लिए बनाए या पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने अगर पॉजिटिव के लिए बना रहा हूँ तो ये होगा VA1 सेंडिंग एंड, रिसीविंग एंड क्या हो जाएगा? V'(A1), ये करंट होगा आपका IA1 और ये करंट होगा Z1। सिमिलरली ये Z2, ये VA2, ये रिसीविंग एंड पर क्या हो जाएगा? V'(A2), यहाँ का जो करंट होगा दैट विल बी IA2, तो इसका इम्पीडेंस होगा दैट विल बी Z2। और जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट के लिए दिस इज Z0, ये करंट है IA0, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज VA'0, सेंडिंग एंड वोल्टेज इज VA0। ये हुए हमारे, ये किसके लिए है? फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए, ये नेगेटिव सीक्वेंस के लिए, और ये जीरो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन लाइन।
ठीक है, तो ये कंप्लीट एनालिसिस है एक ट्रांसमिशन लाइन का सीक्वेंस इम्पीडेंस एंड सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने का।